तो इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी 12th क्लास की जो सेकंड बुक है विस्टास, उसके सभी लेसन्स के नेम, उनके ऑथर्स के नेम और उनकी ब्रीफ समरी। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेसन वैसे हमारे इस बुक का है द थर्ड लेवल, लेकिन इस साल 2021-22 के लिए इसे हटा दिया गया है, तो इसकी समरी हम अभी नहीं करेंगे। बट इसको याद रख लो, इसका नाम है द थर्ड लेवल और जैक फिने करके इसके ऑथर हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा चैप्टर है द टाइगर किंग, जिसके ऑथर हैं कल्कि, पहले तो याद कर लो ऑथर का नाम भी और लेसन का नाम भी। अब ये टाइगर किंग एक राजा की कहानी है जो टाइगर किंग के नाम से फेमस है। अब वो टाइगर किंग के नाम से फेमस क्यों है, कैसे है, कहाँ का राजा है, ये सारी बातें मैं जल्दी से आपको बताने वाला हूँ। टाइगर किंग एक रियासत है साउथ में जिसका नाम, एक रियासत थी कहें साउथ में, जिसका नाम था प्रतिबंधपुरम। वहाँ राजकुमार का जन्म होता है। जब राजकुमार केवल 10 दिन का था तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, जिन्हें ज्योतिषी कहते हैं, वो आते हैं और बहुत सारी भविष्यवाणी उसके बारे में करते हैं। लेकिन एक बात पर जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो रुक जाता है। तो राजा पूछते हैं कि भी बताओ, बता क्यों नहीं रहे हो। तो वो डरते डरते कहता है कि महाराज अगर जान की माफ़ी चाहूँ तो बताऊँ। राजा कहते हैं निसंकोच होकर बताओ। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी करता है। ठीक है, वो कहता है कि महाराज एक दिन राजकुमार मरेंगे। ये सुनकर जो 10 दिन का बच्चा था वो बोलने लग जाता है। वो कहता कि ए ज्योतिषी, क्या बोल रहा है तू? मरेंगे, सभी मरेंगे, तू मरेगा, मैं मरेंगे, सभी मरेंगे। मरेगा तो हर कोई, जब जो जिंदा पैदा हुआ है वो मरेगा। तू ये बता मैं मरूंगा कैसे? ये बात जब 10 दिन का बच्चा बोलता है तो किसी को विश्वास नहीं होता है कि 10 दिन का बच्चा भी बोल सकता है। अब लेकिन जब सभी लोग गौर से देखते हैं तो वो कहता है हाँ मैं ही बोल रहा हूं। तो ज्योतिषी बताता है कि राजकुमार आपकी मौत का कारण टाइगर बनेगा। ये बात सुन के वो बच्चा डरता नहीं है, बल्कि कहता है कि टाइगर सचेत हो जाओ, वी वेयर टाइगर्स, आ रहा हूं मैं। और जब उसकी उम्र 20 साल होती है, इसने में देखो उसका पालन पोषण कैसे होता है। उसे अंग्रेजी गाय का दूध पिलाया जाता है, अंग्रेजी ही उसकी दाई माँ थी, अंग्रेजी टीचर पढ़ाता है, अंग्रेजी फिल्में देखता है। और जब वो 20 साल का होता है, हट्टा कट्टा लंबा थोड़ा तगड़ा, तो अब वो राजा बन जाता है। जब 20 साल का हो जाता है, जो दरबार के हाथ में जो राज था वो उसे मिल जाता है। और सबसे पहला वो काम करता है, वो टाइगर मारता है। जब वो टाइगर को मारता है और उस ज्योतिषी को बुलवाता है कि देखो तुमने भविष्यवाणी की थी कि टाइगर मुझे मारेगा, ये देखो मैंने टाइगर को मार दिया। तो ज्योतिषी कहता है कि महाराज आप 99 टाइगर, 99 टाइगर मार लोगे, लेकिन आप 99 टाइगर मार लोगे, लेकिन जो 100वां टाइगर होगा, जो 100 टाइगर होगा, वो आपकी मौत का कारण बनेगा। ये सुन के वो प्रतिज्ञा कर लेता है कि भाई जब तक मैं 100 टाइगर नहीं मार दूंगा तब तक कुछ नहीं करूंगा। और इस तरीके से वो टाइगर हंटिंग पर रोक लगा देता है पूरे राज्य में। टाइगर हंटिंग पर रोक क्यों लगाता है? ताकि टाइगर चूंकि लिमिटेड संख्या में थे, ताकि वो ही मार सके, कोई और ना मार सके। मारते मारते 10 साल में वो 70 टाइगर्स मार देता है। 10 ईयर्स के पीरियड में 70 टाइगर्स मार देता है, 70 टाइगर मार देता है। और लेकिन अब उसके राज में टाइगर खत्म हो जाते हैं। तो फिर वो अपने दीवान को एक दिन बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे एक शादी करनी है और एक ऐसा राज ढूंढो जहां एक राजकुमारी भी हो और उसमें टाइगर की पॉपुलेशन बहुत अच्छी हो। और दीवान उसकी बात सुन के ऐसा एक राज ढूंढ देता है। राजा की शादी हो जाती है। अब वो जब भी अपने ससुराल जाता है तो 6 से 7 टाइगर, 5 से 6 टाइगर मार आता है। ऐसे मारते मारते उसने 99 की संख्या पूरी कर ली, 99 टाइगर्स मार लिए। अब केवल एक बचा था और अब उसको डर भी बढ़ गया था। डर इसलिए बढ़ गया था क्योंकि अब यही टाइगर था, उसकी भविष्यवाणी थी ज्योतिषी की, यही 100वां उसे मारेगा। बहुत ढूंढता है, लेकिन जब टाइगर नहीं मिलते हैं तो वो खिसिया जाता है, गुस्से में आ जाता है और दीवान को एक दिन बुला के कहता है कि जाओ लैंड टैक्स डबल कर दो। तो ये लैंड टैक्स डबल क्यों करवाता है? लैंड टैक्स डबल इसलिए करवाता है क्योंकि उसे लोगों पर गुस्सा थी कि वो टाइगर की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। हालांकि दीवान जानता था कि ये गलत है, ठीक है, इससे दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ता है क्योंकि उसको अपनी नौकरी का डर था। इसका मतलब ये बताता है कि उसके जो नौकर थे वो उसके वफादार नहीं थे, बल्कि उससे डरते थे, अपनी नौकरी का डर था। बाद में जब उसे टाइगर नहीं मिलता है तब काफ़ी दिन बाद एक खबर आती है कि पहाड़ी क्षेत्र के गाँव में भेड़ें गायब हो रही हैं। तो भेड़ें गायब हो रही हैं मतलब टाइगर होगा शायद, वो इसलिए खा रहा होगा उनको। तो राजा अपना पूरा लाव लश्कर लेके वहाँ पहुँच जाता है, जंगल में डेरा डाल देता है। लेकिन फिर भी टाइगर नहीं मिलता है। इस बात से वो और खिसिया जाता है। तभी दीवान को लगता है कि अब ये राज, वो कह देता है कि मैं जंगल छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक मैं 100वें टाइगर को नहीं मार लूंगा। तो इस वजह से दीवान हैदराबाद के पीपल्स पार्क से एक कमजोर सा टाइगर पकड़वाता है और राजा के सामने जंगल में छुड़वा देता है।
अब जो राजा है उस पर फायर करता है। अब वो टाइगर इतना कमजोर था कि वो गोली की आवाज से नीचे गिर जाता है बेहोश होकर, मरता नहीं। राजा को लगता है मर गया, लेकिन राजा का निशाना चूक जाता है। राजा तो ये समझ के मर गया, अपने शिकारियों से कहता है कि लेके इसे गाजे बाजे के साथ लेके रियासत में आओ, और कि महाराज ने 100 टाइगर मार दिया। अब उसकी जान में उसने 100 टाइगर मार दिया, लेकिन जब शिकारी उसके पास जाते हैं, टाइगर के पास, तो देखते हैं वो जिंदा है। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजा से कह दे कि महाराज आपका निशाना चूक गया, तो वो क्या करते, खुद ही उसे मार देते हैं। अब एक्चुअल में टाइगर 100 मरे, लेकिन राजा ने केवल 99 मारे। अब 100 टाइगर अभी भी है। अब यही मैटर ऑफ इंटरेस्ट है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ऑफ मैटर है इसकी डेथ के, टाइगर किंग का। जो 100 टाइगर वो बदला कैसे लेता है, होता क्या है, अब राजा ये कसम खा लेता है कि अब वो कोई टाइगर नहीं मारेगा। उसके पुत्र का तीसरा जन्मदिन था, तो वो उसको कोई उपहार देना चाहता था। एक दुकान पर जाता है, वहां उसे एक लकड़ी का टाइगर, वुडन टाइगर पसंद आता है। वो टाइगर लेके उसको जो दुकान, हालांकि बहुत अच्छा नहीं था, बहुत अच्छे से फिनिशिंग उसकी नहीं थी, लेकिन दुकानदार उसको इतना बड़ा चढ़ा के बताता है, उसको लगता है कि राजा उसकी दुकान में आया तो खाली नहीं जाना चाहिए। उसकी कीमत भी डबल करके उसे बताता है, ताकि महाराज को ऐसा ना लगे कि उसे सस्ती चीज दी है। अब जब राजा उसे लेके आता है, तो अपने बच्चे के साथ खेल रहा था पिता पुत्र, तो उसके उसमें कुछ कीलें निकली हुई थी। जो कील उसको चुभ जाती हाथ में, घाव ज़्यादा बड़ा हो जाता है। मद्रास से 3 दिन डॉक्टर आते हैं, ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो जाती है। मतलब एक लकड़ी के टाइगर के द्वारा उसकी मौत होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ये कहानी के शुरुआत में कोई भी नहीं समझ सकता है। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि यहाँ ऑथर इनडायरेक्टली ये बताना चाहता है कि हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। टाइगर किंग को वो एक ऐसा कैरेक्टर बता रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर भरोसा नहीं करा जा सकता, जो अपने अहंकार में, अपने गुस्से में आके अपने अपने स्वार्थ के लिए इतने सारे टाइगर मार दिए, जबकि उसकी मौत किससे हुई, एक लकड़ी के टाइगर से। तो इस तरीके से ये कहानी है, और इसीलिए टाइगर किंग का नाम से जो राजा क्यों जाना जाने लगा, क्योंकि उसने 99 टाइगर मार दिए थे, तो सभी लोग उसको कहने लगे टाइगर किंग। एक बार तो एक अंग्रेज, उस समय अंग्रेजों का राज हुआ करता था, एक बार तो एक अंग्रेज कहता है कि भैया मेरे को टाइगर हट शिकार करना, तो ये साफ मना कर देता है कि नहीं, कोई शिकार नहीं कर सकता। वो कहता है राजा मार लें, मैं केवल फोटो खिंचवा लूं। तो इसे अपने राज को दांव पे लगा देता है, लेकिन उसे फोटो भी नहीं खिंचवाने देता है। हालांकि ये फिर 3 लाख की अंगूठियां उसकी पत्नी को भिजवाता है, अंग्रेज की पत्नी को, ताकि वो नाराज ना हो जाए। और बाद में उसे लगता है कि वो शायद इतनी सारी 50 इतनी अंगूठियां भेजेगा तो एक आध तो वो रख लेगी, लेकिन वो सारी की सारी रख लेती हैं, और उसको 3 लाख का बिल आता है। तो ये कहानी थी टाइगर किंग की। उसके बाद जो थर्ड लेसन है, उसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। यहाँ ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उसकी ऑथर है तिसानी दोषी। ठीक है, एक्चुअल में ये एक सफ़र के बारे में है, एक यात्रा के बारे में है, जिसका नाम है स्टूडेंट ऑन, एक मिनट, ये जो है ना, ये जो लेसन है वो है, इसमें एक इसका ये एक लिखा गया है स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपीडिशन। एक जॉफ ग्रीन करके कैनेडियन बंदा है, जिसने इस सफ़र को शुरू किया था, जिसमें ये स्टूडेंट्स को कहाँ ले जाता है, अंटार्कटिका की सैर पे ले जाता है। और उसी में तिसानी दोषी भी जाती हैं, उसी सफ़र पर तिसानी दोषी भी जाती हैं, और उसकी यात्रा वो बताती हैं कि वो कितने 9 टाइम जोन पार करके वहाँ जाती हैं, कितने सारे वाटर बॉडीज़ पार करके वहाँ जाती हैं, और वहाँ जाके देखती हैं कि किस तरीके से दुनिया की शुरुआत हुई। एक्चुअली अंटार्कटिका बेस्ट प्लेस है ये जानने के लिए कि पृथ्वी की हिस्ट्री क्या है, ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री क्या है। पहले जो एक गोंडवाना लैंड हुआ करता था, जब ये देश जो बटे हुए हैं वो बटे नहीं होते थे, एक गोंडवाना लैंड हुआ करता था, और बाद में फिर जैसे जैसे मौसम बदलता गया तो चीज़ें वहाँ पर बदल गईं, और इस तरीके से छोटे छोटे द्वीप देश वगैरह में ये पृथ्वी बट गई। तो वहाँ जब आप जाओगे तो आज भी कई लाख साल पुराने जो सबूत वहाँ हैं मानव जीवन के, जानवरों के, पृथ्वी की उत्पत्ति के, बर्फ़ के नीचे दबे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि जब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, सोकालास्की करके एक जहाज़ होता है, रसियन जहाज़, जिस पर ये लोग जाते हैं, इन्हें 9 टाइम जोन्स पार करने पड़ते हैं। और जब ये अंटार्कटिका पर पहुँचते हैं तो वहाँ जहाज़ जब कुछ जगह देर आगे नहीं बढ़ पाता है, तो ये लोग नीचे चलते हैं, बर्फ़ के ऊपर चल रहे होते हैं। 1 मीटर मोटी बर्फ़ की सिल्ली होती है, उसके नीचे 180 मीटर का समुद्र होता है, जिसमें मछलियाँ वगैरह तैर रही होती हैं। मतलब ये कि एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। और इसे ऐसा क्यों, जो जॉफ ग्रीन है वो इन बच्चों को वहाँ क्यों ले जाना चाहता है, क्योंकि वो बताना चाहता है कि हम थोड़ा सा भी अगर प्रदूषण फैलाते हैं, थोड़ा सा भी हम एनवायरनमेंट में कुछ मिलाते हैं, अमलगमेट करते हैं, तो उससे कितना बड़ा नुकसान होता है। ये हमें अंटार्कटिका पर साफ साफ दिखाई
देता है और उसे लगता है कि जो स्टूडेंट हैं वो फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर वो ये सब चीज़ें देखेंगे तो शायद एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये सारी बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं उनके सफ़र के बारे में। वो बताते हैं कि छोटी छोटी जो फाइटोप्लैंक्टन करके एक कुछ घास होती हैं जो वहाँ पाई जाती हैं, जिन पर पूरी मछलियाँ, पक्षी वगैरह उन पर निर्भर करते हैं। मतलब ये बताना चाहते हैं कि फूड चेन में हर एक चीज़ का बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और हर चीज़ मैटर करती है। आप ये नहीं कह सकते कि ये छोटी वो बड़ी या ह्यूमन बीइंग्स ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का अपना महत्व है और अगर हम चाहते हैं कि ये पृथ्वी स्वस्थ बनी रहे तो हमें पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने ये यात्रा शुरू की है जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपीडिशन, छात्र एक बर्फ़ के सफ़र पर, जिसे वो बच्चों को ले जाते हैं। ठीक है, ये लोग 52 लोग थे, 52 स्टूडेंट थे जो वहाँ गए थे इस सफ़र पे तसानी दोषी जी के साथ। ठीक है, और जहाज़ का नाम सोकालास्की करके था, जहाज़ था जिससे वो जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेसन जो है वो है एनिमी। ठीक है, वो नेक्स्ट लेसन जो है हमारा वो है एनिमी। एनिमी के जो राइटर हैं देख लेते हैं हम कौन हैं। हाँ, एनिमी जो है वो एक्चुअली होता क्या है, ये वर्ल्ड वॉर के समय की बात है जब जापान और अमेरिका में युद्ध चल रहा था। जापान अमेरिका का दुश्मन था। ठीक है, और उस समय होता क्या है, एक जो डॉक्टर है वहाँ पर जिसका नाम है सुदाओ, डॉक्टर सुदाओ, उसकी वाइफ का नाम है हाना। डॉक्टर सुदाओ बहुत ही फेमस सर्जन है, कहाँ का, जापान का। जापानी आर्मी में डॉक्टर है, ना केवल डॉक्टर है, एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट है। जब वो छोटा था तो उसका जो घर है वो बीच किनारे बना हुआ है, कोस्टल एरिया में है, समुद्र किनारे है। वो अपने फादर के साथ रहता था। उसके फादर उसे अमेरिका भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए। जब वो 22 साल का था जब अमेरिका जाता है, उसके बाद जब लौटता है तो वो 30 साल का होता है। वहीं उसकी मुलाकात अमेरिका में ही अपने एक प्रोफेसर के घर पर हाना से हुई थी। हाना भी जापानी लड़की थी, दोनों बाद में आके यहाँ जापान आके शादी कर लेते हैं। आज जो कहानी ये चल रही है, इस समय उनके 2 बच्चे हैं, उसके फादर की डेथ हो चुकी है, युद्ध चल रहा है। अब शाम का समय है, हाना और सुदाओ अपने बरामदे में खड़े हुए हैं। तभी दूर होने लगता है कि कोई व्यक्ति गिरता पड़ता इधर को चला आ रहा है, घुटनों के भर रेंगता हुआ। उसे लगता है शायद कोई मछुआरा है जो नाव से गिर गया होगा। वो दौड़ के उसके पास जाता है, उसे देखता है तो वो लोग जब उसे देखते हैं, उसको गोली लगी हुई थी, उसे पलट कर देखते हैं तो उसके कैप पर लिखा था US नेवी, मतलब वो एक अमेरिकन सोल्जर था। हाना उससे कहती है कि ये तो कोई गोरा आदमी है, मतलब अमेरिकन है तो ये दुश्मन है। जाहिर सी बात है, जापान का दुश्मन है तो उसका भी दुश्मन है, क्योंकि जापान और अमेरिका में उस समय युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था। अब सुदाओ के साथ किसको धर्म संकट ये है, ये समस्या है कि वो डॉक्टर का धर्म निभाए और एक घायल आदमी की ज़िंदगी बचाए, या फिर राष्ट्र धर्म निभाए और उसे पुलिस के हवाले कर दे। उसे लगता है कि अगर उसे पुलिस के हवाले करेगा तो वो निश्चित ही मर जाएगा। उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम इसे इसी समुद्र में वापस फेंक दो, लेकिन वो भी नहीं कर पाता है। फिर दोनों उसको उठा के घर पर लाते हैं, उसकी सफाई करते हैं। अब वो उसका ऑपरेशन करने वाला था, अपना सामान लेके पहुंच जाता है, डॉक्टर का कोट पहन के। हाना चिल्लाती कि क्या तुम ऑपरेशन करोगे? तो वो कहता है हाँ मैं ऑपरेशन करूंगा, इसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो सुदाओ कहता है कि मैं इसकी सफाई करूंगा, लेकिन हाना कहती है कि भाई चलो मेरी जो सर्वेंट है यूमी, उसको बुला देती हूँ, वो सफाई कर देगी। लेकिन नौकर साफ मना कर देते, वो कहते हैं कि ना तो हम इस घर में काम करेंगे और ना ही हम इसकी सफाई करेंगे, ये दुश्मन है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही आ जाती है कि अब ये नौकर बाहर, एक तो वो काम छोड़ के चले जाते हैं, दूसरा बाहर जाके अगर बता दिया तो इन लोगों को देशद्रोह के मुकदमे में इन्हें फांसी दे दी जाती। तो सबसे बड़ा डर, लेकिन फिर भी ये उसका ऑपरेट करता है, गोली निकालता है। अब एक दिन एक्चुअल में सुदाओ जब युद्ध चल रहा था, सुदाओ बहुत फेमस साइंटिस्ट था, उसे आर्मी के साथ बाहर दूसरे देश में भी भेजा जा सकता था आर्मी के साथ, लेकिन उसे नहीं भेजा गया था। इसका कारण था कि वहाँ का जो जनरल था वो बहुत बीमार चल रहा था और उसका ऑपरेशन होना था, जिसका इलाज सुदाओ ही कर रहा था। अब एक सिपाही आता है एक दिन, खाना को लगता है शायद नौकरों ने बाहर बता दिया इसलिए वो सिपाही आया, बट वो इसलिए नहीं आता, वो क्योंकि जनरल की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो इसलिए उसको ये बताने के लिए आता है कि जनरल साहब की तबीयत ख़राब हो गई, जल्दी चलिए। सुदाओ वहाँ जाता है और वो जनरल को पूरी बात बता देता है कि ऐसे ऐसे एक अमेरिकन मेरे घर पर आ गया, मैंने उसे ऑपरेट किया है। हालांकि वो उसे साफ कह देता है कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मुझे उससे कोई लगाव नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट एक डॉक्टर का फ़र्ज निभाया। तो जनरल कहता है कि हाँ चलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या है कि ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि वो तुम्हारे दरवाजे पे आया, सबसे अच्छी बात है कि उसे मरवा दो। ठीक है, तो अब मरवाए कैसे? तो जनरल कहता है कि मेरे कुछ प्राइवेट हत्यारे हैं, मैं उन्हें रात को भेज दूंगा, तुम उसके कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ना। तो सुदाओ कहता है वो तो हमेशा खुला रहता है। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं, जनरल चूंकि इतना बीमार था तो वो भूल जाता है, उसे याद ही नहीं रहता है।
और ऐसा नहीं था कि वो मुझे मरवाना नहीं चाहता था या वो देशद्रोही था या वो ड्यूटी के लिए के प्रति सजग नहीं था, बट वो बीमार था तो अपने बारे में सोचता, उसे याद नहीं रहता। कई दिन तक सुदाव इंतजार करता है, जब ऐसा डॉक्टर जनरल के कोई हत्यारे आते नहीं हैं तो फिर जब वो आदमी ठीक हो जाता है, जिसका नाम टॉम था, वो उसे कहता है कि देखो भाई अब तुम ठीक हो गए हो, तो मैं तुम्हें अगर तुम्हें एक नाव रख किनारे पे एक नाव लगा देता हूँ जिसमें कुछ रजाइयाँ, कपड़े, खाना, पानी की बोतल, दवाइयाँ वगैरह रख दूंगा। तुम यहाँ पास में एक आइसलैंड है जहाँ कोई नहीं रहता है, तुम उस पर चले जाओ, वहाँ से कोरियन जो बोट्स हैं वो बहुत पास से निकलती हैं, तुम उन पर शरण लेकर निकल जाना। इस बात सुन के वो वैसे तो वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो डरा हुआ था, लेकिन उसे भी वो भी जानता था कि जाना तो पड़ेगा। बाद में शाम के समय वो क्या करता है, नाव को लगा देता है किनारे पे, उसमें कपड़े वपड़े रख देता है, खाने वाने की चीज़ें रख देता है, इसको जापानी कपड़े पहनाता है, इसके पूरे सिर को काला कपड़े से ढक देता है ताकि कोई पहचान ना सके, और इस तरीके से उससे छुटकारा पा लेता है या कहें उसको मदद करता है वहाँ से भागने में। बाद में ये जनरल को कह देता है कि वो भाग गया, आपने हत्यारे भेजे ही नहीं। तो जनरल इससे सॉरी बोलता है कि हाँ मैं अपने बारे में सोचता रहा इसलिए मैं नहीं भेज पाया, मुझे माफ़ कर दो। तुम जानते हो कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता था या उसे मारवाना नहीं चाहता था या अपनी ड्यूटी के प्रति सचेत नहीं था, लेकिन बट मैं अपने आप में बीमार था तो मैं भूल गया। और इस तरीके से डॉक्टर सुदाव ने कई बार लाइफ में ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हमें धर्म संकट में फंस जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, बट डॉक्टर सुदाव एक डॉक्टर का धर्म निभाता है और इस तरीके से उसकी मदद करता है। वो पति पत्नी, ठीक है, उनका हालांकि उनको कई समस्याएं आती हैं, पहला तो नौकर घर छोड़ के चले जाते हैं, फिर गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहती है, तो ये सारी चीज़ें होती ही हैं, ठीक है। और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है, हाँ कहाँ थे, पर्ल एस बक, ठीक है, तो याद रख लेना एनमी के पर्ल एस बक। उसके बाद हमारा चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, सॉरी नॉट ऑन द फेस ऑफ इट, उसके बाद है हमारा शुड विजर्ड हिट ममी। विजर्ड का मतलब होता है जादूगर। एक्चुअल में ये कहानी है, एक बंदा है जैक जिसकी छोटी बेटी है जो, ठीक है, जो 4 साल की है, वैसे उसका नाम जैने है बट जो है उसका निक नेम है। तो जो इसके पहले तो इसके राइटर का नाम समझ लो, इसके जॉन अपडेक इसके राइटर हैं, ऑथर हैं, और शुड विजर्ड हिट ममी ये हमारा लेसन है। तो क्या होता है कि जो जॉन है वो अपनी बेटी जो को हमेशा शाम को एक कहानी सुनाता है सोते समय, अक्सर कहानी सुनाता है। अक्सर उसकी कहानी में जो भी कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर, उसका नाम होता है रॉजर, ठीक है। और रॉजर एक जानवर होता है, उसको कोई ना कोई समस्या होती है, तो वो रॉजर समस्या होती है तो वो वाइज आउल के पास जाता है। वाइज आउल मतलब बुद्धिमान उल्लू के पास। उल्लू उसे विजर्ड मतलब एक जादूगर के पास भेजता है। जादूगर एक पतला सा व्यक्ति था, नाटा सा, जिसकी बड़ी सी लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी थी। जब वो जादूगर पे जा जाता है, जादूगर उसकी समस्या हल करवा देता है। अब ऐसे ही ये कहानी, आज की कहानी है रॉजर स्कंक की। स्कंक एक जानवर होता है जिससे बड़ी बदबू आती है, तो जो रॉजर है बच्चा है स्कंक का, और उससे बदबू आती है तो उसके साथ कोई खेलता नहीं है, तो इस बात से वो बहुत परेशान हो जाता है और वो बाइज आउल के पास जाता है। बाइज आउल उससे कहता है कि तुम इसके पास जाओ, बिजड़ के पास जाओ। बिजड़ उससे पूछता है कि बताओ क्या समस्या है, तो वो बताता है कि मेरे से बदबू आती है इसलिए बच्चे मेरे साथ खेलते नहीं हैं दूसरे जानवरों के। तो विजर्ड कहता है कि तुम बताओ तुम क्या चाहते हो कि तुम कैसी खुशबू आने लगे तुम्हारे यहाँ शरीर से। तो वो कहता है कि मेरे शरीर से गुलाब की खुशबू आने लगे। तो वो अंदर जाता है, एक छड़ी ढूंढ के लाता है, मैजिक बैंड, उसे घुमाता है, उसके अंदर से गुलाब की खुशबू आने लगती है रॉजर के। अब रॉजर सब बच्चों के साथ खेलता है, सभी खेलते हैं उसके साथ। जब वो घर जाता है तो उसकी माँ को ये खुशबू गुलाबों की अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसको वही अच्छी लगती थी जो स्कंक की वास्तव में दूसरों के लिए बदबू थी, उनके लिए तो खुशबू थी। तो उसकी माँ कहती है कि ये बदबू किससे आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो वो कहता है रॉजर कि माँ ये मेरे से आ रही है, बदबू नहीं है, गुलाबों की खुशबू है। चूंकि मेरे साथ कोई खेलता नहीं था इसलिए बिजर्ड के पास में गया था और बिजर्ड ने मेरे को गुलाबों की खुशबू में बदल दिया। तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है, उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको लगता है कि हमें भगवान ने जैसा बनाया है हम किसी ना किसी कारण से बनाया है, और सारे स्कंक से बदबू आएगी और इससे गुलाबों की खुशबू आएगी तो ये अलग दिखेगा और वो उसे अपनाएंगे नहीं। ये वो समझती है, लेकिन रॉजर नहीं समझता, क्योंकि बड़े जो समझते हैं बच्चे उस चीज़ को नहीं समझते। बड़ों की सोच अलग होती है, बच्चों की अलग होती है। बच्चे मासूम होते हैं, उनके अंदर मासूमियत होती है, उन्होंने ज़िंदगी के धोखे, ज़िंदगी देखी नहीं होती, दुनिया देखी नहीं होती। बड़े अपने बड़ों को अनुभव होता है, वो अपने अनुभव पे बात को के हिसाब से बात करते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि चलो उस विजर्ड के पास, उससे तुम्हें कैसे बदला लेके चलो। और जो विजर्ड के पास जाती है और विजर्ड से कहती है कि तूने मेरे बेटे को फिर से वापस से जैसा का तैसा बदल, और वो विजर्ड उसे जैसा का तैसा बदल देता है। और अब उसकी माँ कहती है देखो अब लग रहे हो ना तुम असली स्कंक, अब आ रही खुशबू। इस कहानी को सुनते सुनते जो थी वो बहुत गुस्से में आ जाती है। उसको लगता है कि रॉजर के साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी मम्मी मूर्ख है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। रॉजर मतलब वो रॉजर के दुख को सहन नहीं कर पाती। उसको चूंकि बच्ची थी तो उसको तो समझ में आता नहीं है कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि फादर ये तो गलत है, रॉजर की जो माँ है वो बहुत ही गलत है, बहुत ही मूर्ख है, उसे ऐसा
ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब मुझे आप कल एक फिर से कहानी सुनाना इसी कहानी को, इसमें थोड़ा ट्विस्ट लाना कि जब रॉजर की माँ बिजर्ड के पास जाए तो बिजर्ड उसको रॉजर को फिर से गुलाबों की खुशबू खत्म ना करे बल्कि उसकी मम्मी के सिर पे मार दे। शुड बिजर्ड हिट मम्मी, यही टाइटल है, उसके सिर पे मार दे। तो जैक उसे कहता है नहीं नहीं बेटा, उसकी माँ अपने जो भी किया बिल्कुल सही किया, माँ हमेशा सही होती है। लेकिन जो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। अब जैक एक बड़ी ही दुविधा में फंस जाता है कि वो क्या करे। अगर कहानी बदल के सुनाता है तो शायद कल के दिन जो की माँ जो है, मतलब उसकी वाइफ जो की माँ, अगर उसकी जो की बात नहीं मानेगी तो जो भी उसको भी गलत ठहरा देगी, जैसे वो रॉजर की माँ को गलत ठहरा रही है। मतलब ये कहानी कुल मिला के कुछ मोरल्स लेके आती है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, मदर को क्या करना चाहिए। क्या जो बच्चे कह रहे हैं उन्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए जो बच्चों को अच्छा लग रहा है, या उनके अनुभव के हिसाब से उनको जो सही लगता है अपने बच्चों के लिए उन्हें वो करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से एक कहानी थी हमारी काय की शुड बिजर्ड हिट मम्मी, जिसके राइटर हैं, ऑथर हैं जॉन अपडिक। उसके बाद नेक्स्ट लेसन जो हमारा है ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट ये है सुसैन हिल ने लिखा है। एक्चुअली ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम है डैरी। ठीक है, जो डैरी है उसका उसका जो चेहरा है, उसका जो फेस का एक हिस्सा है वो तेजाब से जल गया है और इसलिए डैरी बड़ा अलग थलग पड़ गया है। जब भी वो किसी से मिलता है तो या तो लोग सहानुभूति दिखाते हैं या डर जाते हैं या अजीब सा व्यवहार करते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया है, लोगों से दूर रहने लगा है, अकेला अकेला रहने लगा है। तो ये तो है डैरी। इसमें एक और पर्सन है मिस्टर लैम। मिस्टर लैम जो हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनका एक पैर टिन का है, मतलब स्टील का है। वो क्यों? क्योंकि आर्मी में उनका एक पैर गोली लग गई थी तो वो पैर कट गया था या कहें टूट गया था। मिस्टर लैम बिल्कुल अकेले हैं, ओल्ड 60 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं, अकेले रहते हैं, घर में कोई नहीं है। उनके घर का बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें वो क्रैब एप्पल्स उगाते हैं, जिससे वो क्या कहते हैं जेली बनाते हैं, हनी को भी प्रोडक्शन करते हैं जिससे वो टॉफीज़ बनाते हैं और बहुत सारे बच्चे उनके यहाँ आते जाते रहते हैं, वो उनको देते हैं। उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। उनके घर की खिड़कियों पे कोई पर्दा नहीं है क्योंकि उनको लगता है उनके पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है। कई लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, कई बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार वो अकेला महसूस करते हैं लेकिन उन्होंने अपने अकेलेपन से बाहर निकलना सीख लिया है। वो कहते हैं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे घर में बहुत सारी किताबें हैं। वो किताबें पढ़ते हैं, सूर्य की रोशनी में बढ़िया बैठते हैं, मधुमक्खियों के गाने सुनते हैं। इस तरीके से उनका टाइम पास होता है। अब क्या होता है कि जेरी एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान था। हाँ, जो डैरी था वो एकदम बहुत परेशान था, इसलिए वो मिस्टर लैम, उसे लगता था जिस घर मिस्टर लैम का घर है वहाँ कोई रहता नहीं, तो वो छलांग लगा के दीवार कूद के वहाँ जाता है। जब मिस्टर लैम की उसके नज़र उधर खड़े हुए थे तो वो कहते हैं कि भाई आराम से आना, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ, एप्पल कुचल जाएंगे पैरों से तुम्हारे, तो शायद फिसल जाओगे, गिर जाओगे। तो डैरी कहता है कि मुझे, अच्छा आप यहाँ रहते हो, मुझे लगता है शायद यहाँ कोई नहीं रहता इसलिए आया था, चलो मैं जा रहा हूँ। वो कहते नहीं नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, आओ बैठो। वो कहता है नहीं 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 मैं जा रहा हूँ, बट वो उसे रिक्वेस्ट करते, इंसिस्ट करते हैं, वो रुक जाता है। फिर डैडी उन्हें अपनी सारी बातें बताता है कि कैसे उसके माँ बाप आज बात कर रहे थे कि हमारे बाद इसका क्या होगा, इस चेहरे के साथ वो कैसे जिएगा। ठीक है, तो मिस्टर लेम उसे समझाते हैं कि देखो मेरा भी एक पैर टिन का है और तुम बहुत अच्छी, ये सब तुम्हारा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि भाई तुम क्या सोचते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारी क्या सोच है। ठीक है, इससे फ़र्क पड़ता है, तुम कैसे दिखते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान देना तुम बंद कर दो। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो फिर तुम बेहतर जी पाओगे, दूसरों से भी अच्छे से ज़िंदगी जी पाओगे और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे कि कौन क्या सोचता है। वो कहते हैं कि वो ये उसे एक कहानी सुनाते हैं कि देखो अंदर रहने से, घर में बंद हो जाने से, भागने से ज़िंदगी नहीं चलेगी। वो कहते हैं कि एक बंदा था जो मौत बाहर जाने से डरता था क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो बाहर जाएगा तो शायद वो मर जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी मौत हो जाएगी। और एक दिन क्या होता है कि वो अपने कमरे में बैठा हुआ था, दीवार पे एक पेंटिंग टंगी हुई थी, वो नीचे गिरती है उसके सिर पर और उससे उसका सिर फट जाता है और वो मर जाता है। तो इसलिए एक अलग रहना, दूर भागना कोई सल्यूशन नहीं है। इस बात से डैडी को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मिस्टर लैम उससे कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो। और इस तरीके से डैडी कहता है कि ठीक है, अब मैं ऐसा ही रहूँगा और मैं लौट के आऊँगा। मिस्टर लैम मन में सोचते हैं कि कहते तो सभी हैं लेकिन आता शायद कोई नहीं है, क्योंकि जब भी उनके पास कोई आता था फिर दोबारा लौटता नहीं था। तो उनको ये बात बताती है कि वो भी अकेला फील करते हैं। डैरी जाता है अपनी माँ से कहता है कि मैं अब माँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिखता हूँ कैसा नहीं दिखता हूँ, लेकिन अब मैं क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ, क्या खोजना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ये चीज़ मैटर करती है। और चेहरे से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। और वो कहता है कि मैं मिस्टर लैम के पास फिर से जाऊँगा और अगर मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा तो मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा। तो इस तरीके से ये जो स्टोरी है डैरी और मिस्टर लैम, मतलब एक 60 साल के व्यक्ति और एक 13 साल के बच्चे के बीच की दोस्ती है और इससे डैरी का जीवन बदल
जाता है, ठीक है। और इसके जो राइटर हैं वो सुसैन हिल हैं। बाकी ये दोनों चैप्टर है इवांस ट्राइस एंड ओ लेवल, ठीक है। ये इवान ट्राइस एंड ओ लेवल, इसके कॉलिन डेक्स्टर इसके राइटर हैं, बट ये हमारे इस साल हमारे चैप्टर में नहीं है, 2021-22 के लिए इसे हटा दिया गया है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ये भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चैप्टर्स की क्या कहते हैं हमारी इस बुक की समरी है। इसके सब आपको क्या करना है, एक एक लेसन का नाम याद करना है, ऑथर का नाम याद करना है, और इसकी स्टोरी को अगर आप एक साथ सुनते हो तो सारा रिवीजन हो जाएगा, और फिर इसके क्वेश्चंस को याद करिए, ठीक है।